हेलो एवरीवन, मेरा नाम है संध्या, को-फाउंडर ऑफ साइंटिफिक लोगो बाय सुभाष टीम। जनरली आपने देखा होगा सुभाष सर अपने पॉडकास्ट पे सबका स्वागत करते हैं। आइए आज हम स्वागत करते हैं उन्हीं के पॉडकास्ट में। हमने देखा है सोशल मीडिया पे आपके काफी सवाल होते हैं साइंटिफिक लोगो को लेके, इस प्रोग्राम को लेके, तो उन्हीं सारे सवालों के जवाब लेके हम आए हैं ये पॉडकास्ट। तो आइए जानते हैं आपके सवाल सुभाष जी के साथ। धन्यवाद। बताइए मैडम, कौन-सा सबसे पहला सवाल है? सर, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है, आखिर साइंटिफिक लोगो क्या है? साइंटिफिक लोगो ये बड़ा क्यूरियस और अट्रैक्टिव नाम है कि लोगो डिज़ाइन तो सबने देखा है, गोल्डन रेशियो लोगो देखा है। साइंटिफिक लोगो ये रिसेंट आया हुआ ट्रेंड है। सो साइंटिफिक लोगो के पहले हम ये समझते हैं कि लोगो डिज़ाइन एग्ज़ैक्टली होती क्या है? ओके। तो लोगो जो होता है, वो कलर और शेप का कॉम्बिनेशन होता है। हुँ। सो हर कलर और शेप को अपनी स्पेसिफिक वाइब्रेशन होती है और एक वाइब्रेशन अपने सिमिलर वाइब्रेशन को अट्रैक्ट करेगी। सो ये सारी चीज़ों के ऊपर जब हम रिसर्च कर रहे थे, तो करने के बाद पता चल गया कि साइंटिफिक लोगो एक कॉन्सेप्ट बन सकता है। फिर इस पे हमने काफ़ी रिसर्च किया, काफ़ी अलग-अलग गुरुओं का मार्गदर्शन लिया एंड फिर ये साइंटिफिक लोगो ब्रांड बन गया। साइंटिफिक लोगो फिर भी ठीक है सर, बट साइंटिफिक लोगो बाय सुभाष क्यों? ओके, सो साइंटिफिक लोगो जब हमने शुरुआत किया था, तो सबसे पहले साइंटिफिक लोगो इसी ब्रांड नेम से हमने काम शुरुआत किया था। बाद में जब पर्सनल ब्रांडिंग की बारी आई, ट्रस्ट बिल्ड करने की बारी आई, तो फिर हमने इसको साइंटिफिक लोगो बाय सुभाष का नाम दिया बिकॉज़ ट्रेडमार्क के लिए अप्रूवल के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपका यूनिक कॉम्बिनेशन हो। हुँ। तो ट्रेडमार्क के चीज़ों को लेके और पर्सनल ब्रांडिंग और अथॉरिटी बिल्ड करने के टॉपिक को लेके फिर हमने साइंटिफिक लोगो बाय सुभाष ये ब्रांड नेम बनाया। क्या लोगो हमारे फाइनेंशियल हेल्थ पर डायरेक्ट असर डालता है? ये कॉमन सवाल होता है जब भी लोग मेरा वीडियो ऐड देखते हैं और जब हुँ। मैं अलग-अलग लोगो डिज़ाइन्स के बारे में लाइव एनालिसिस देता हूँ हुँ। और वो एकदम भौचक्के रह जाते हैं कि कोई एक केवल लोगो देख के इतना सब कुछ कैसे कैसे बता बता सकता है? उनको लगता है ये कुछ एस्ट्रोलॉजी है क्या? हाँ। तो ये कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं है, यहाँ पे कलर और शेप का साइंस काम करता है। और हमने कलर और शेप के साइंस के ऊपर रिसर्च करके, अध्ययन करके इन चीज़ों को देखा है, अलग-अलग लोगो एनालिसिस करके उसके एनालॉजी को देख के, हुँ। फिर हमको ये समझ में आता है कि कौन-सा कलर और कौन-सा शेप कौन से बिज़नेस कैटेगरी में फाइनेंशियल ग्रोथ देगा और कौन से बिज़नेस कैटेगरी में फाइनेंशियल स्ट्रगल जनरेट करेगा। तो इन चीज़ के ऊपर काम करने के बाद हमें पता चला तो हमने ये रिसर्च बनाया कि कौन से बिज़नेस ओनर फाइनेंशियली स्ट्रगल करेंगे, कौन-सा लोगो इस्तेमाल करने से और कौन से बिज़नेस ओनर फाइनेंशियली ग्रोथ करेंगे। तो इसके ऊपर हमने काफ़ी रिसर्च किया और इसका साइंटिफिक प्रमाण भी है। हम कुछ वीडियोज़ प्ले करेंगे, तो जिसके अंदर आपको पता चलेगा। कि पहले वीडियो में आपने देखा कि किस प्रकार से सैंड अपना आकार बदल रहा था। हुँ। तो इस ब्रह्मांड में सबसे पहले ओमकार का नाद हुआ है, ओके। जिसको बिग बैंग थ्योरी हुँ। कहते हैं। तो सबसे पहले साउंड आया और उसके बाद फिर आकार आया। तो जब ये साउंड आया, ओमकार का नाद हुआ, जो ब्रह्मांड में सबसे पहले ओमकार का नाद हुआ, तो उस उन चीज़ों को अगर आप देखोगे तो उसके बाद साउंड के बाद ही आकार निर्माण हुआ है। हुँ। तो इसको ये वीडियो एक्सपेरिमेंट में आपको पता चल रहा होगा कि किस प्रकार से फ्रीक्वेंसी बदली जा रही थी, तब और सैंड शेप अपना चेंज हो आकार बदल रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर शेप को अपनी फ्रीक्वेंसी होगी, तो हर फ्रीक्वेंसी को अपना शेप भी होगा, ठीक है? हुँ। तो जब लोगो डिज़ाइन होती है तो उसके अंदर एक पर्टिकुलर शेप होता है, शेप। चाहे आप कोई फ़ॉन्ट का इस्तेमाल करो, चाहे वो कोई सिंबल का इस्तेमाल करो, तो वो उसके अंदर एक शेप होता है। तो जिस भी प्रकार का शेप उसमें निकाला जाएगा, वैसी फ्रीक्वेंसी वो लोगो अपना जनरेट करता रहेगा और लोगो डिज़ाइन किसी भी बिज़नेस के लिए बहुत फंडामेंटली फाउंडेशन होती है उसका। जी। तो वो फाउंडेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है और उसकी ब्रांड की आइडेंटिटी होती है। और जैसे आप लोगो डिज़ाइन में फ्रीक्वेंसी डालोगे, वैसे ही सिचुएशन बिज़नेस ओनर अपने लाइफ़ में, अपने बिज़नेस में बार-बार अट्रैक्ट करता रहेगा। तो ये दूसरा वीडियो हम देखेंगे जिससे आपको पता चलेगा कैसी एक फ्रीक्वेंसी अपनी सिमिलर फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट करती है।
तो इस वीडियो में आपने देखा किस प्रकार से एक फ्रीक्वेंसी अपने सिमिलर फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट करती है। तो जैसा बिजनेस ओनर अपने बिजनेस लोगो में वाइब्रेशंस डालेगा, वैसी सिचुएशन अट्रैक्ट करेगा। तो जनरली बिजनेस ओनर क्या करता है, पेपर पेन लेता है, ड्राइंग निकालता है, डिजाइनर के पास जाता है और उसमें अपने मन के सारे कलर डाल देता है। मतलब मैं बोलता हूँ बचपन से लेके 55 तक की सारी अपनी जो इच्छाएं, आकांक्षाएं, सारी एनर्जी उसके अंदर वो डाल देता है। और हर एक बिजनेस ओनर के लिए ना अपना बिजनेस लोगो बहुत सेंसिटिव विषय होता है, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है। कोई भी उस लोगो डिजाइन पे कमेंट करे, ये उसको बिल्कुल पसंद नहीं होता, इतना सेंसिटिव मुद्दा होता है। और हमने उसी मुद्दे को टच किया है। तो एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट टॉपिक होता है साइंटिफिक लोगो प्रोग्राम किसी को एक्सप्लेन करना, समझाना और उसको कन्विंस करना कि आपके लिए जरूरी है। बिकॉज एक तो उसका सेंसिटिव मुद्दा है, ऊपर से आप उसको बता रहे हो कि ये बिजनेस की ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है, तो उसके दुखती नस पे हाथ रखने के बराबर होता है। तो बड़ा पेनफुल पॉइंट होता है और हम इस चीजों को एब्सोल्युटली समझते हैं और एक्सेप्ट भी करते हैं कि बहुत डिफिकल्ट है। बट फिर भी जब आपकी बिजनेस ग्रोथ की बारी आती है, तब फिर वहां पे आपको अच्छा लगने वाला कलर, आपको अच्छा लगने वाला लोगो फिर काम नहीं करेगा। यहाँ पे जो आपके लिए अच्छा है, भले वो दिखने के लिए अच्छा नहीं हो या फिर उसमें आपके अच्छे लगने वाले कलर्स नहीं डले हो, बट अगर वो बिजनेस लोगो फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए अच्छा है, तो आपको यूज करना पड़ेगा। सो इस प्रकार से हमने रिसर्च करके प्रोडक्ट बनाया है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्या सर बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं वो समय-समय पर लोगो चेंज करती है, तो क्या वो किसी साइंस का इस्तेमाल करती है? जी। सो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। मैंने इसके ऊपर रिसर्च करके काफ़ी अलग-अलग इंडस्ट्रियों के लोगो एनालिसिस के वीडियोज़ बनाए हैं। तो जब भी कोई कंपनी अपना लोगो बदलती है, तो जाने-अनजाने उसके लोगो डिज़ाइन में डाले हुए प्रोग्रामिंग के अनुसार बदलाव नज़र आते हैं। जैसे येस बैंक ने अपना लोगो बदला था, तो उन्होंने उसके बाद उसके अंदर फेमिनाइन एनर्जी को एक्टिवेट किया था। तो उसके बाद आप येस बैंक में जाओगे तो आपको दिखेगा कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा फीमेल मैनेजर्स या फीमेल स्टाफ ज़्यादा होता है। उसके बाद आपने देखा होगा कि महिंद्रा कंपनी ने जब अपना लोगो बदला, तो एसयूवी सेगमेंट में अपना कार लॉन्च करना ये कभी भी उनके रोड मैप में ही नहीं था। पर उसके बाद जिस प्रकार से बदलाव हुआ है, तो मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू के बाद उनकी ज़्यादा कारें दिखने लग गई। तो ये जो बदलाव हुआ है, उनका पुराना जो लोगो था वो फेमिनाइन नेचर का था। अब जो लोगो उनका बना बटरफ्लाई वाला, बट वो मस्कुलाइन लोगो वाला बना। तो ये मस्कुलाइन एनर्जी उनकी ग्रोथ के लिए सक्सेसफुल साबित हुई। इस प्रकार से जब भी कोई कंपनी अपना लोगो बदलती है, तो जाने-अनजाने उसके लोगो में डाले हुए प्रोग्रामिंग के अनुसार बदलाव नज़र आते हैं। साइंटिफिक लोगों में क्या आप एस्ट्रोलॉजी के आधार पे इसका इस्तेमाल करते हैं? हाँ, ये कॉमन सवाल होता है जब भी लोग हाँ, मेरा प्रेडिक्शंस देखते हैं, जब मैं लाइव एनालिसिस देता हूँ। मैं कई लोगों से जब मैं वीडियो कॉल पे बात करता हूँ, तो मैं उनको बोलता हूँ कि आप आपके जेब में कोई विजिटिंग कार्ड्स होंगे, तो आप लाइव एनालिसिस दो। आपका लोगो का तो एनालिसिस मैंने दे दिया। ओके। तो बहुत बार क्या ये ऐसा हो सकता है कि हो सकता है मेरे कंपनी के बारे में रिसर्च करके कुछ स्क्रिप्टेड बोल रहा हूँ। राइट। तो ऐसी चीज़ें होती है, तो वहाँ पे मैं कुछ लाइव चैलेंजेस लेता हूँ और उनको बोलता हूँ आपके जेब में रैंडम जो भी विजिटिंग कार्ड पड़े हो, वो आप मुझे दिखाइए। तो लाइव विजिटिंग कार्ड्स दिखाते हैं क्लाइंट, और उनके बारे में जब मैं उनको बताता हूँ, जो उनके क्लाइंट्स होते हैं, उनके वेंडर्स होते हैं, उनके दोस्त के विजिटिंग कार्ड होते हैं, जब मैं उनके बारे में लाइव एनालिसिस देता हूँ, फिर तो उनको ऐसा लगता है कि यार सच में कुछ तो जादू है। तो ये कोई उनको फिर ऐसा मुझे इंटरप्रेट किया जाता है कि ये कोई एस्ट्रोलॉजर की तरह बात कर रहा है, इसको कुछ दिखता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कलर और शेप का साइंस है। इसके कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ है, कोई भी इंसान इसका अभ्यास करके, अध्ययन करके सीख सकता है, ये सीखा जाने वाला साइंस है। तो जो आपका ये सवाल है एस्ट्रोलॉजी के आधार पे लोगो बनता है कि नहीं, तो जब मैं किसी भी बिज़नेस ओनर को लाइव एनालिसिस देता हूँ, तो उनको लगता है कि सर कुछ मेरा एस्ट्रोलॉजी देख के बता रहा है। सो ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी के आधार पे हम कुछ भी काम नहीं करते। हम इसके अंदर आपके बिज़नेस की कैटेगरी के अनुसार और आपके बिज़नेस के स्टेज के अनुसार रिक्वायर्ड वाइब्रेशन, कलर और शेप का साइंस इस्तेमाल करके डालते हैं। तो जब एस्ट्रो काफ़ी सारे लोग आते हैं कि नहीं सर हमें ये कलर सूट नहीं करेगा, वो कलर सूट नहीं करेगा, ऐसी डिमांड लेके आते हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ कि आप कुंडली लोगो बनाओ। सो देयर इज़ अ कांसेप्ट कॉल्ड कुंडली लोगो। सो कुंडली लोगो क्या करता है, आपके एस्ट्रो चार्ट के हिसाब से आपको कौन-सा कलर सूट करेगा, वो काम करता है। बट वहाँ पे हम ना बोलते हैं, मैं उस पे मैं उसको समर्थन नहीं करता। हालाँकि एस्ट्रोलॉजी बहुत प्रोफाउंड साइंस है, बट मेरा जो झुकाव है, वो एक सिस्टम ड्रिवन प्रोसेस बनाना, एक ऐसी ऑर्गेनाइज़ेशन खड़ी करना, जहाँ पे उस बिज़नेस ओनर के बिना भी बिज़नेस चल सके। ऐसा लोगो बनाने के लिए एक साइंटिफिक अप्रोच है, साइंटिफिक लोगो कोई डिज़ाइन नहीं है। एक साइंटिफिक अप्रोच है, जहाँ पे जो बिज़नेस ओनर अपना लाला कंपनी वाला एटीट्यूड छोड़ के
एक सिस्टम ड्रिवन, प्रोसेस ड्रिवन कंपनी बनाना चाहता हूँ, उसके लिए साइंटिफिक लोगो प्रोग्राम है। जो अपना लाला कंपनी वाला जिसको गल्ला नहीं छोड़ना है और लाला बन के रहना है, वो कुंडली लोगो बना सकता है। वहाँ पे उस चीज़ को कोई ऑफेंस नहीं है, वो अपना चुनाव होगा। मेरे प्रोग्राम में वही लोग आए जो साइंटिफिक लोगो बनाना चाहते हैं और अपने बिज़नेस को अपने बिना चलाने की जिनकी इच्छा हो। ऑर्गेनाइज सर, गोल्डन रेशियो क्या होता है? ओके, गोल्डन रेशियो जो होता है, वो लोगो डिज़ाइन का जब भी संबंध आता है, तो गोल्डन रेशियो के बारे में क्लाइंट्स हमें ज़्यादातर सवाल पूछते हैं कि सर क्या गोल्डन रेशियो में लोगो बनाएँगे? तो गोल्डन रेशियो एक ब्यूटिफिकेशन का सिंबल है। ओके। तो आप गोल्डन रेशियो गूगल करोगे तो भी आपको पता चलेगा कि एस्पेक्ट रेशियो कितना मेंटेन करना चाहिए। जैसे आप इंस्टाग्राम पे रील देखते हो, तो एक रील के साइज़ का एक एस्पेक्ट रेशियो होता है। तो वो जो एस्पेक्ट रेशियो होता है, जो बॉर्डर लाइन होती है कि उस फॉर्मेट, उस फ्रेम में वो चीज़ अच्छी दिखेगी। अगर उससे बाहर यूट्यूब की साइज़ वाला रील में वीडियो डालोगे तो फट जाएगा या फिर वो ऑब्जेक्ट आगे पीछे होगा। यही सब्जेक्ट आता है गोल्डन रेशियो में। तो गोल्डन रेशियो इज़ अ ब्यूटिफिकेशन पार्ट कि आपके लोगो डिज़ाइन में इतना रेशियो मेंटेन करो जिससे वो लोगो हर जगह पे उठ के दिखे। तो वो ब्यूटिफिकेशन का पार्ट है। उसका साइंटिफिक लोगो के साथ डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है। कोई लोगो आपके लिए गोल्डन रेशियो वाला लोगो आपके लिए सूट कर सकता है, कोई गोल्डन रेशियो लोगो आपके लिए सूट नहीं करेगा। तो वो डिपेंड करता है कि आपके बिज़नेस लोगो में, आपके सिग्नेचर में किस प्रकार की एनर्जी है। उसके बाद फिर हम डिफाइन करते हैं कि आपको कौन-सा कलर और शेप का कॉम्बिनेशन देना है। तो गोल्डन रेशियो इज़ नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद साइंटिफिक लोगो। क्या साइंटिफिक लोगो में आप वास्तुशास्त्र का इस्तेमाल करते हैं? ओके, सो साइंटिफिक लोगों में हम वास्तुशास्त्र के प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करते हैं, वास्तुशास्त्र का इस्तेमाल नहीं करते। तो वास्तुशास्त्र किसी भी बिजनेस की जो वास्तु होती है या फिर घर होता है, वहां पे उसका इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है, बिकॉज वहां पे 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करने की बात होती है। और जब साइंटिफिक लोगों की हम बात करते हैं, तो वहां पे हम वास्तुशास्त्र के प्रिंसिपल्स का जरूर इस्तेमाल करते हैं। वहां पे एलिमेंट्स को चेक करते हैं कि कौन सा एलिमेंट्स बैलेंस होना चाहिए, बिजनेस कैटेगरी के अनुसार कौन सा एलिमेंट उसके बिजनेस के लिए जरूरी है। तो प्रिंसिपल्स का जरूर इस्तेमाल करते हैं, बट उसका वास्तुशास्त्र से डायरेक्ट, बिजनेस वास्तु से डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है। तो एक बिजनेस ओनर बिना अपना वास्तु चेंज किए भी साइंटिफिक लोगो इस्तेमाल करके अपने बिजनेस में ग्रोथ ला सकता है। हाँ, बिजनेस की वास्तु आपको वास्तु कंसल्टेंट से करवानी चाहिए, उसका हमारे साथ डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है। साइंटिफिक लोगो एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है जो बिजनेस की फाइनेंशियल ग्रोथ को लेके इंपॉर्टेंट है। साइंटिफिक लोगो प्रोग्राम क्या है सर, जो आपने डिजाइन किया है? सो साइंटिफिक लोगों के बारे में तो मैंने आपको बताया, जी। अभी साइंटिफिक लोगो प्रोग्राम के बारे में जानते हैं। जी। सो साइंटिफिक लोगो प्रोग्राम एक साइंटिफिक अप्रोच है आपके बिजनेस ग्रोथ को लेके। उसमें 4 वीक का पड़ाव आता है। सबसे पहले हम आपके सिग्नेचर का एनालिसिस करते हैं फर्स्ट वीक में। सिग्नेचर एनालिसिस करने के बाद आपको सिग्नेचर प्रैक्टिस करने के लिए दी जाती है। अगर आपने दी हुई प्रैक्टिस 7 डेज की प्रैक्टिस को हम एनालाइज करते हैं डेली बेसिस पे। अगर सिग्नेचर की प्रैक्टिस में कुछ इम्प्रोवाइजेशन हो रहे हैं, तो सेकेंड वीक में हम आपको रिस्ट वॉच रेमेडी देते हैं। सो रिस्ट वॉच रेमेडी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो भी आपके लाइफ के आयाम है, बिजनेस के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिनको कवर करना होता है, उसके लिए हम सेकेंड वीक में रिस्ट वॉच रेमेडी देते हैं। एंड रिस्ट वॉच रेमेडी और सिग्नेचर रेमेडी के प्रैक्टिस के बाद फिर हम एक रिव्यू कॉल लेते हैं। उसके आधार पे हमारा प्रोग्राम आपके लिए आगे कितना कंपेटेबल होने वाला है, क्या ये 2 रेमेडी का आपके स्वभाव पे कुछ बदलाव हुआ है। बिकॉज ये रेमेडी मतलब ऐसा नहीं कि कल के कल अकाउंट में पैसे आने लग जाएंगे, क्लाइंट बंडल लेके आपके दुकान के बाहर खड़े रहेंगे, ऐसा नहीं होने वाला। सबसे पहले इम्पैक्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड पे नए सिग्नल्स जाना चालू होंगे, एंड उसके बाद फिर आपको आपके स्वभाव में, आपके काम करने के तरीके में बदलाव नजर आएगा। अगर वो बदलाव का रिव्यू कॉल के अंदर हमें समझ में आता है, यस क्लाइंट से कम्युनिकेशन में उसका कम्युनिकेशन स्मूथ हुआ है, क्लाइंट से इंटरेक्शन चेंज हुआ है, कुछ एनर्जी शिफ्ट नजर आ रही है, तो फिर हम आगे साइंटिफिक लोगों के पड़ाव में जाते हैं। तब तक हमारा रिसर्च और काम करके लोगो डिजाइन पे काम कंप्लीट हो चुका होता है। तो 15वें दिन मतलब तकरीबन तीसरे हफ्ते में हम साइंटिफिक लोगों की डिलीवरी शेड्यूल करते हैं। एंड जब साइंटिफिक लोगो डिलीवर करते हैं, फिर वहां पे हम सारी स्टेशनरीज डिलीवर करते हैं। लोगो डिजाइन के बाद उसका विजिटिंग कार्ड की डिजाइन, लेटर हेड की डिजाइन, साइन बोर्ड की डिजाइन, एनवलप की डिजाइन, ये सारी डिजाइन हम उसके अंदर कवर करते हैं। एंड उसके बाद चौथे वीक में हम न्यूमरोग्राफो का टूल देते हैं। न्यूमरोग्राफो रिपोर्ट क्या होता है, आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज जितने होते हैं उनका सब हम न्यूमरोग्राफो की मदद से, न्यूमरोलॉजी और ग्राफोलॉजी की मदद से हम एक असेसमेंट रिपोर्ट जनरेट करते हैं। तो आपको क्लाइंट को डेटा भेजना होता है कि उसका डेट ऑफ बर्थ, उसकी सिग्नेचर एंड फिर उसका डेजिग्नेशन, कौन सी जॉब प्रोफाइल में वो काम कर रहा है। तो उसकी जॉब प्रोफाइल के हिसाब से
क्या उस जॉब प्रोफाइल के लिए वो काम करने के लिए कंपेटेबल है, उसको कौन से काउंसलिंग की या ट्रेनिंग की जरूरत है, उसका एक रिपोर्ट बना के हम आपको सेंड करते हैं। तो खाली साइंटिफिक लोगों मतलब खाली डिजाइन बना के दे दिया, बाबा जी की पुड़िया बना के दे दी और गुड़िया नाचेगी, ऐसा काम नहीं होता। ओके। ये एक साइंटिफिक अप्रोच है। ये आपके बिजनेस की ग्रोथ के लिए इतना 360 डिग्री एंगल पे काम करते। तो सबसे पहले सिग्नेचर रेमेडी आपके सबकॉन्शियस माइंड पे काम करती है। रिसर्च रेमेडी आपके लिए पेन किलर की तरह काम आती है। बाद में साइंटिफिक लोगो बिजनेस को ऑटो मोड पे चलने के लिए एक एनर्जी जनरेट करता है। बाद में फिर आपके एम्प्लॉयज के ऊपर भी काम किया जाता है। तो ये ओके। कंप्लीट 360 डिग्री अप्रोच है जो आपके बिजनेस की फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए मदद करता है। इसके लिए साइंटिफिक लोगो प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके सर, और आपका ये प्रोग्राम किसके लिए है? ओके, ये प्रोग्राम जैसे कि मैंने कहा उन सभी बिजनेस ओनर्स के लिए है ओके। जो अपना लाला कंपनी वाला एटीट्यूड छोड़ के एक सिस्टम ड्रिवन प्रोसेस बनाना चाहते हो। हर बिजनेस ओनर इसके लिए एलिजिबल है। हमारे पास 10 लाख से लेके 1000 करोड़ तक के सारे कस्टमर बेस है। सभी प्रकार के लोगों ने हमारे साइंटिफिक लोगो प्रोग्राम का बेनिफिट लिया है। स्टार्टअप कंपनियां। सभी प्रकार की कंपनियां। आप कोई सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहेंगे? ओके, सो साइंटिफिक लोगो प्रोग्राम में बड़ी बड़ी सक्सेस स्टोरीज तो मैं नहीं शेयर करूंगा बिकॉज बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे से एनडीए साइन करवाती है, तो उनके नाम भी मैं इस प्लेटफॉर्म पे नहीं ले सकता। बट जी। मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है जो हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं जहाँ पे जिनका सालाना टर्नओवर 10-15 लाख रुपए का नहीं था, जी। वो हमारे प्रोग्राम में जुड़ने के बाद जब वो 2-5 करोड़ का टर्नओवर टच करने लगते हैं, ऐसी केस स्टडीज हमारे पास है। तो उनके सारे वीडियोस हमारे चैनल पे आप देख सकते हो। अनिल कदम जी हमारे पास आए थे जब उनका टर्नओवर सालाना 10 से 15 लाख रुपए का नहीं था। उसके बाद 2 से 3 महीने के अंदर ही उनका टर्नओवर 2.5 करोड़ के ऊपर चला गया। उसके बाद हमारे पास स्टार नर्सिंग होम वाले आए थे जिनका जो खुद एक वॉचमैन या ह्यूमन रिसोर्स का खुद काम कर रहे थे, ओके। वो वॉचमैन थे। उसके बाद अभी उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स की अपनी एजेंसी डाल दी। अब उनके अंडर भी 30-40 वॉचमैन जॉब कर रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की उनकी जर्नी, ये ट्रांसफॉर्मेशन, इस प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन लोगों की लाइफ में हुए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप टेस्टिमोनियल्स हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे जाके, हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो जहाँ पे लाइव उन्होंने अपनी बिजनेस जर्नी बताई है। सर, आप साइंटिफिक लोगो डिजाइन कैसे बनाते हैं? खुद बनाते हैं या आपके, आप क्या इस्तेमाल करते हैं? ओके, जो साइंटिफिक लोगो डिजाइन की जब बारी आती है तो इसके अंदर मैं खुद डिजाइनर हूँ। मैंने खुद लोगो डिजाइन के काम किया है। सो अभी तो हमारे पास इन हाउस टीम है 4 से 5 लोगों की जो डिजाइन इन हाउस बनाती है। जो प्रोसेस होती है इसके अंदर पहले हम क्लाइंट को 3 से 5 ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं कि वो सबसे पहले डिजाइन देखे उनको कौन सी डिजाइन अच्छी लग रही है। एंड उसके बाद फिर वो जो अच्छी लग रही डिजाइन उसके अंदर मैं साइंटिफिकली करेक्शंस देता हूँ। तो यहाँ पे डिजाइन इंपॉर्टेंट नहीं होती है, वहां पे साइंटिफिक करेक्शंस करके आपके लिए कौन से पैटर्न्स को जनरेट करना है, नए कौन से आपके सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल देने हैं, ये एक अप्रोच होता है। तो हम क्लाइंट को ये भी ऑप्शन देते हैं कि आप आपके डिजाइनर से लोगो डिजाइन करवा के लाओ, फिर हम उसके अंदर साइंटिफिक करेक्शंस देंगे। तो दोनों ऑप्शन होते हैं क्लाइंट के पास कि ओल्ड लोगो में भी वो करेक्शन कर सकता है, नया फ्रेश लोगो भी बना सकता है। सो साइंटिफिक लोगो ये कोई डिजाइन नहीं है, केवल साइंटिफिक अप्रोच है आपके सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स को रिवायर करने का। सर, आप इस फील्ड में कब से आए और कैसे? ओके, सो इस इंडस्ट्री में आने का मेरा कोई प्लानिंग नहीं था कि मुझे इस इंडस्ट्री में बिजनेस कंसल्टेंट बन के इस प्रकार से वीडियोस बनाने, ऐसा कोई भी मेरी इच्छा नहीं थी। मुझे याद है आज तक मैंने कभी व्हाट्सएप स्टेटस नहीं रखा। मैं एक बार डीपी रखता हूँ तो 5-5 साल तक मैं डीपी चेंज नहीं करता। सो आई एम नॉट सोशल मीडिया पर्सन। हालांकि डिजिटल मार्केटिंग ये मेरा कोर एक्सपर्टीज रहा है, बट मैं इतना सोशल मीडिया फ्रेंडली पर्सन नहीं कि रील बनाओ, स्टोरी डालो, फोटोज निकालो, ये मेरी एक्सपर्टीज या फिर मेरा इंटरेस्ट का सब्जेक्ट कभी नहीं रहा है। मेरी जो करियर की शुरुआत हुई थी वो टेक्नोलॉजी से हुई थी। मैं 11th और 12th में नाइट कॉलेज किया था। 10वीं के बाद मेरा 11वीं जो नाइट कॉलेज हुआ। नाइट कॉलेज करते करते मैंने टेलीकॉम इंडस्ट्री का मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स कर लिया। एंड जब इनकमिंग का चार्जेस लगता था तब मैंने मोबाइल रिपेयरिंग करने का सोचा था कि चलो ये करियर बनाते, बिकॉज हमेशा मैं फ्यूचर ओरिएंटेड ही काम करना पसंद करता था। तो वो अपॉर्चुनिटी मेरे पास है मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स करने के। मैंने कोर्स वो फटाक से कर लिया। कोर्स करने के बाद मुझे धीरूभाई अंबानी प्रसन्न हुए। मतलब उन्होंने कर लो दुनिया मुट्ठी में लाओ, और मैंने थोड़े ही महीने पहले कोर्स कर लिया था। एंड जब मेरे सारे दोस्त लोग कुछ अलग अलग कोर्स कर रहे थे तब मैंने उनसे विपरीत जाके कुछ नया कोर्स कर लिया था कि जो इंडस्ट्री में ट्रेंड नहीं था।
मैं ट्रेंड के पहले उसको एडॉप्ट कर लिया था एंड मुझे कहीं न कहीं पे अंदर से आवाज़ आई थी कि ये ट्रेंड बनने वाला है, तो मैंने उस ट्रेंड को पकड़ लिया था। एंड फिर 6 महीने के बाद जो हर एक के हाथ में फ़ोन गए और फ़ोन हाथ में गए तो फ़ोन खराब होंगे। तो मेरे पास क्लाइंट भर-भर के थे और जब मैंने शुरुआत की तब उस टाइम पे कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं था। सो वो मुझे सबसे पहले एडवांटेज मिला करियर का। उसके बाद फिर मैंने लोकल मोबाइल रिपेयर शॉप से लेके 2016 तक मेरा सैमसंग के ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर तक की बहुत लंबी जर्नी पार की। मतलब मुझे याद है जब मैंने करियर की शुरुआत की तो मेरे करियर का इनिशियल डेज़ की अर्निंग ही 500,000 रुपए थी पर डे की। तो आप सोचो उस टाइम से मैं पैसा कमा रहा हूँ, तो उसके बाद 11वीं और 12वीं नाइट कॉलेज करते-करते पढ़ाई खत्म हो गई। फिर आगे कॉलेज करने की इच्छा ही नहीं हुई बिकॉज़ मुझे समझ में आ गया पैसा कैसे बनाया जाता है। तो मैं आगे पढ़ाई को ड्रॉप करके मेरी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी मैंने स्टार्ट की। एंड फिर बाद में जब 2016 में फिर मुझे समझ में आया कि टेलीकॉम इंडस्ट्री का सैचुरेशन होने जा रहा है, तो मैंने तभी उस इंडस्ट्री को एग्ज़िट किया एंड खुद का ब्रांड बिल्ड करने की जर्नी स्टार्ट की। बिकॉज़ मैं सर्विस इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करता हूँ, मैं कोई अपना ऐसा ब्रांड नहीं लॉन्च कर सकता था कि जहाँ पे मुझे कोई अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वगैरह उसका एक्सपीरियंस नहीं था। फिर मैंने बोला कि डिजिटल कुछ स्टार्ट करते हैं, जो ऑनलाइन का कुछ चालू करते हैं। तो जब मैंने वो सोचा 2016 में, उसके बाद याद है मुझे कि नोटबंदी का समय आया था, मैंने मेरे सारे ब्रांड्स को बेच के मैंने जर्नी एग्ज़िट ली थी। मैंने सब टेलीकॉम इंडस्ट्री के मेरे रनिंग बिज़नेसेस बेच के मैंने एग्ज़िट लिया बिकॉज़ मुझे पता है जब तक वो बिज़नेस है, जब तक ब्रांड नेम है तब तक मुझे पूछा जाएगा। सैमसंग का मेरे पास ऑथराइज़ेशन था, तो जब तक वो ब्रांड था तब तक मुझे पूछा जाएगा। जब भी ये ब्रांड नेम निकल जाएगा मुझे कोई नहीं पूछेगा। इस वजह से फिर मैंने क्या किया, खुद का ब्रांड बिल्ड करते हैं। तो खुद का ब्रांड बिल्ड करने के लिए पहले सीखना तो पड़ेगा। सो उसके लिए मैंने ऑनलाइन मार्केटिंग का कोर्स किया था। ऑनलाइन मार्केटिंग उस टाइम पे मैंने 1.5 लाख रुपए सीख के किया था और तब डिजिटल मार्केटिंग ये वर्ड भी इंडस्ट्री में नहीं था। एंड जब डिजिटल इंडिया मोदी जी ने लॉन्च किया, नोटबंदी घोषित की, उसके बाद ये डिजिटल मार्केटिंग वर्ड बना। तब तक ये डिजिटल मार्केटिंग वर्ड नहीं था, ऑनलाइन मार्केटिंग कोर्स इस नाम से कोर्स हुआ करता था, जो मैंने एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट से वो कोर्स किया था। एंड वो कोर्स करने के बाद फिर मतलब कि ये भी नया ट्रेंड था। तो जब मोदी जी प्रसन्न हुए दूसरी बार, तो मोदी जी जब प्रसन्न हुए, नोटबंदी हुई, तो मुझे उसका बेनिफिट मिला एंड उसका फायदा लेते हुए मैंने लोगों को डिजिटल मार्केटिंग सिखाना चालू किया। एंड जब डिजिटल अवेयरनेस स्टार्ट किया तो फिर से वो मैं खुद भी सीख रहा था और लोगों को सिखा रहा था। सो वो एक इंटरेस्टिंग जर्नी थी, जिस जर्नी में मैंने काफ़ी ब्रांड्स बिल्ड किए। जब मैं सिखाने के लिए एक इंस्टीट्यूट में खड़ा था, तो किसी बच्चे ने मुझे सवाल पूछा कि सर आप डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहे हो, तो उसके अंदर आपने डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में क्या किया? तो ये सवाल ने मुझे सोचने पे मजबूर किया कि यार मैंने तो अभी तक कुछ किया नहीं है। तो फिर मैंने बोला चलो अभी तक तो मैं कुछ किया नहीं है, बट मैंने आपके सामने एक वेबसाइट बुक करूँगा, एक ब्रांड लॉन्च करेंगे एंड उस ब्रांड से रेवेन्यू जनरेट होता है क्या वो देखेंगे। तो उन्होंने एक सवाल पूछा था कि सर कौन-सा? फिर हमने सारे बच्चों ने मिलके उनके साथ मैंने वोटिंग्स किए थे और कौन-सा इंडस्ट्री चुनना चाहिए। तो फाइनली वो इंडस्ट्री है, वो टेलीकॉम इंडस्ट्री सबने चुनी और टेलीकॉम इंडस्ट्री का रिपेयर माय फ़ोन ये ब्रांड नेम बन गया। तो रिपेयर माय फ़ोन का वेबसाइट भी मैंने तभी लॉन्च किया। उनके सामने मैंने लाइव वेबसाइट बनाई, उनके सामने मैंने एड कैंपेन्स रन किए, उसके सामने लीड जनरेशन का एड कैंपेन रन हुआ एंड उसी टाइम पे एक बिज़नेस मॉडल बन के उभर के आया कि वो मोबाइल रिपेयर इंडस्ट्री वालों के हम लीड्स जनरेट करते थे और मोबाइल रिपेयर इंडस्ट्री वालों को हम देते थे एज़ एन अर्बन क्लब। एंड फिर उससे हमने काफ़ी रेवेन्यू जनरेट करके उनको मैंने करके दिखाया। एंड वही ब्रांड फिर मैंने एक हैदराबाद की कंपनी है, उनको वो ब्रांड सेल करके मेरे लाइफ का पहला स्टार्टअप सक्सेसफुली मैंने सेल करके उससे एग्ज़िट लिया। तो इस प्रकार से मेरी वो जर्नी स्टार्ट हुई, ब्रांड बिल्डिंग की जर्नी। एंड उसमें काफ़ी सारे छोटे-मोटे ऐसे ब्रांड लॉन्च किए जो फेल भी हुए, ऐसा नहीं कि खाली सक्सेसफुल हुए। तो काफ़ी फेल्योर भी हुए उसके अंदर एंड सक्सेस भी हुए। तो ये डिजिटल जर्नी के अंदर ये तो लॉकडाउन के दौरान फिर मैंने बोला कि अब कुछ ऐसा सीखना पड़ेगा जो हम घर बैठे-बैठे कर सकते हैं। तो फिर वहाँ पे मैंने यार क्यों एक बिज़नेस ओनर फाइनेंशियली होता है और क्यों एक बिज़नेस ओनर आसानी से फाइनेंशियल ग्रोथ कर लेता है। तो लॉकडाउन में सबको नुकसान हुआ ऐसा नहीं, कुछ लोगों को फ़ायदा हुआ तो कुछ लोगों को नुकसान। जो मैंने स्टडी किया उससे समझ में आया कि लॉकडाउन का इम्पैक्ट सबके ऊपर नहीं हुआ है। माइंडसेट जिसका है फायर फाइटिंग का वो फायर फाइटिंग करेगा, माइंडसेट है पैसा बनाने का वो पैसा बनाएगा। तो जब मुझे समझ में आया कि एक इंसान जो है सिचुएशन कोई भी हो, वो उसके माइंडसेट के अनुसार ही अपनी सिचुएशन को तैयार करेगा। तो फिर मैं बोला कि यार ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो काफ़ी सारी बुक्स रीड की, काफ़ी सारा किया, स्टडी यूट्यूब के वीडियोज़ देखे। फिर
कि यार ये बिजनेस, एक बिजनेस ओनर क्यों फाइनेंशियली स्ट्रगल करता है और क्यों दूसरा बिजनेस ओनर आसानी से फाइनेंशियल ग्रोथ कर लेता है, इसका जवाब मिला। तो इसके जवाब के अंत में मुझे साइंटिफिक लोगों की तरफ जाने में मजबूर किया। तो फिर मैं एक वीडियो ऐड देख रहा था, सुधीर कोवे मेरे सर है जिन्होंने हमें जी, साइंस जी। सिखाया। तो उनके उस लाइन ने मुझे अट्रैक्ट कर दिया था कि किस प्रकार से कलर और शेप के साइंस को स्टडी किया। तो हमारे गुरुजी जो है जिनसे मैंने स्पिरिचुअल साधना ली है, तो वो हमेशा बात करते हैं कि खुद के ऊपर काम करो। तो जब खुद के ऊपर काम करने की बारी आती है, तो वहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स को रिवायर करने की बात होती है। तो चित्त के अंदर जो हमारी प्रवृत्तियाँ बनती है, वो हमारे कोर पैटर्न्स होते हैं, जिनको हम सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स कहते हैं। और योग साधना में उन्हीं पैटर्न्स के ऊपर काम करने को सिखाया जाता है। जी। तो गुरुजी हमेशा खुद के ऊपर काम करने के लिए सिखाते हैं। और यहाँ पे सुधीर सर ने जो फॉर्मूला बताया था, कलर और शेप के साइंस इस्तेमाल करके हम सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स को रिवायर करते हैं। तो ये दो कॉम्बिनेशन से मेरे लिए आसान हुआ कि हम सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स को रिवायर कर सकते हैं। जैसे आप सुनते होंगे यूट्यूब पे काफी मोटिवेशनल वीडियोस आते हैं कि आप पॉजिटिव थिंकिंग करो, जैसा सोचोगे वैसे ही पाओगे, आपके शब्दों में पावर होती है। तो ये सारी जब चीज़ें हम सुनते हैं, समझते हैं, तो उसके अंदर मैंने देखा कि यार क्या सच में पॉजिटिव थिंकिंग करना इतना आसान है? हम थोड़े टाइम के लिए बबल की तरह मोटिवेशन मिलता है, फिर वो नेगेटिव थॉट्स में चले जाते हैं। तो जब मैंने देखा कि ये ऐसा बार-बार क्यों होता है, तो इसके ऊपर मैंने जब स्टडी किया तो समझ में आया कि जब भी हम पॉजिटिव थिंकिंग की बात करते हैं, कि आपको पता होता है कि पॉजिटिव थिंकिंग करने से आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें आप अट्रैक्ट कर लोगे। बट क्या पॉजिटिव थिंकिंग करना इतना आसान है? नहीं है। तो उसके लिए मैंने रिसर्च किया, जब पाया कि क्यों एक इंसान बार-बार नेगेटिव थिंकिंग के ट्रैप में फँस जाता है। बिकॉज़ हमारे ब्रेन के अंदर एक बिल्ट इन सर्वाइवल मैकेनिज़्म है, जो हमेशा हमारे नेगेटिव थॉट्स को बार-बार ट्रिगर करता है। मतलब जब हम सिविलाइज़्ड नहीं हुए थे, जब हम बंदर थे, मैं तब की बात कर रहा हूँ, जी। उसके बाद फिर हम इवॉल्व हो के इंसान बने हैं। हुँ। तो उस समय पे सर्वाइवल ये सबसे बड़ा सब्जेक्ट था। तो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के लिए हमेशा हमारा जो ब्रेन है उसके अंदर सर्वाइवल जो मैकेनिज्म है वो नेगेटिव थॉट्स को ट्रिगर करता है। अगर वो नहीं करेगा तो अपने जीवन को रक्षण कैसे करेगा, उसको प्रोटेक्ट कैसे करेगा? इस चीज को लेके इस वजह से हम बार-बार नेगेटिव थिंकिंग करते हैं। और जैसे हमारा ब्रेन इवॉल्व हुआ है, इवॉल्व होने के बावजूद उसका जो हिस्सा है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ, हमेशा वो उसका काम करता है। इसके लिए हम देखो कितना भी कोशिश करेंगे तो बार-बार हम नेगेटिव थॉट्स पे निकल जाते हैं। तो इसी चीज़ के लिए हमने क्या किया, इसको जब हमने अंडरस्टैंड करके समझा, तो कलर और शेप का साइंस इस्तेमाल करके हम आपके सबकॉन्शियस माइंड को नए सिग्नल्स दे सकते हैं। और इसी वजह से हमने साइंटिफिक लोगो प्रोग्राम। साइंटिफिक लोगों में 5 एलिमेंट्स का इस्तेमाल कैसे होता है सर? ओके, साइंटिफिक लोगों में एलिमेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे कि अगर आप देखोगे फूड इंडस्ट्री, अगर हमारे पास क्लाइंट आता है फूड इंडस्ट्री के लिए, जी। तो फूड इंडस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट होता है फायर एलिमेंट। तो उसके ओके। लोगो डिजाइन के, उसके कलर में क्या फूड इंडस्ट्री से लगने वाला फायर एलिमेंट है? अगर फायर एलिमेंट है, तो उसके बाद फिर उसके अंदर एयर एलिमेंट है क्या? एयर एलिमेंट इंपॉर्टेंट होता है मार्केटिंग के लिए। अगर कोई रियल एस्टेट इंडस्ट्री वाला पर्सन आता है, तो हमको ये चेक करना होता है कि उसके अंदर अर्थ एलिमेंट एक्टिवेटेड है क्या? अर्थ एलिमेंट ओके। उसको रियल एस्टेट से रिलेटेड एनर्जी देता है। जी। उसके बाद उसमें भी आपको एयर एलिमेंट लगेगा। तो बिज़नेस कैटेगरी के हिसाब से करना होता है कि उसको कौन-सा एलिमेंट ज़रूरत है। और उसके सिग्नेचर के हिसाब से हम ये चेक करते हैं कि उसके अंदर कौन-सी एनर्जी चाहिए। एनर्जी 2 प्रकार की होती है, पॉज़िटिव और नेगेटिव एनर्जी नहीं होती है, मस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी होती है। आपका देखने का नज़रिया नज़ उसको पॉज़िटिव और नेगेटिव बनाता है। ओके। तो एनर्जी जो है वो मस्कुलाइन होती है या फेमिनाइन होती है। तो हम ये चेक करते हैं कि उसके सिग्नेचर से हमें पता चलता है कि ये पर्सन के अंदर कौन-सी एनर्जी ज़्यादा डोमिनेटेड है। तो जैसी उसकी एनर्जी रहेगी, उसी प्रकार से हम उसके अपोज़िट एनर्जी उसके लोगो डिज़ाइन में कोड करते हैं। ओके। बिकॉज़ सृष्टि का निर्माण जो है वो फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी के मिलन से हुआ है। तो शिव और शक्ति के मिलन से सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो हम जी। क्या करते हैं, उसके सिग्नेचर में जैसी एनर्जी, एग्ज़ैक्ट अपोज़िट एनर्जी हम उसके लोगो डिज़ाइन में डालते हैं। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट होता है कितने परसेंटेज मात्रा डालनी है, तो वो डिफाइन करने के लिए रिसर्च करना पड़ता है। तो इसके लिए साइंटिफिक लोगो प्रोग्राम एक साइंटिफिक अप्रोच है और रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम है। सर एक आखिरी सवाल, जो मेरा भी पर्सनल सवाल है। आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? ओके, सो हमारे फ्यूचर प्लान में जिस प्रकार से और जिस से हम साइंटिफिक लोगो प्रोग्राम में काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से हमने स्पीड में बिल्ड किया है, सो फ्यूचर प्लान इज़ टू बिकम इन्वेस्टर। हम ओके। अलग-अलग कंपनियों में इन्वेस्ट करेंगे।
एंड वहाँ पे मेरे पास एक ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर कनेक्ट हो रहे हैं कि अब मेरे पास इन्वेस्टर किस चीज़ के लिए आते हैं कि सर इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, इसका लोगो देखो और बताओ कि हमने तो डिसाइड कर लिया इसमें करना है कि नहीं करना है, आप बताओ इसमें करना चाहिए कि नहीं करना नहीं चाहिए। करना चाहिए। तो मैं केवल उस कंपनी का लोगो देखकर बताता हूँ कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर करना है तो क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए। ओके। स्ट्रेट येस और नो में किसी को जवाब नहीं देता बिकॉज़ हर चीज़ के प्रोस एंड कॉन्स होते हैं। तो मैं उसको थोड़ा-सा काउंसलिंग करता हूँ कि किस प्रकार से अगर आप इस पे काम करोगे, तो ये फाइनेंशियल ग्रोथ आपको देके जाएगा और वो कंपनी भी ग्रो करेगी और आपकी इन्वेस्टमेंट भी 10 गुना बनेगी। तो इस प्रकार से काफ़ी लोगों को ये काउंसलिंग करने के बाद अब वो लोग जुड़ गए, तो मैं इस प्रोग्राम को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने वाला हूँ, जहाँ पे हम उनके कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। काफ़ी सारे क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं जो फंडिंग के लिए देख रहे होते हैं, उनके प्रोडक्ट में कुछ यूनिकनेस होता है, उनको एक सही समय पे सही फंडिंग मिलने से वो स्केल अप कर सकते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे लोग आते हैं जिनको हमारे प्रोग्राम का बेनिफिट मिलता है एंड फिर हम उनको साइंटिफिक लोगो भी बना के देते हैं और हम उनके कंपनी में खुद इन्वेस्ट भी करते हैं। तो इस प्रकार से आगे का विज़न यही है कि केवल साइंटिफिक लोगो डिज़ाइन करना ही हमारा विज़न नहीं है, इसके साथ-साथ हम इस प्रोग्राम के माध्यम से अलग-अलग लोगों के साथ उनके बिज़नेस मॉड्यूल में एज़ एन इन्वेस्टर इन्वॉल्व होके हम उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए प्लान करेंगे। धन्यवाद सर, आपने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया है लोगों के जो सवाल हैं उनको। आप ऐसे ही सवाल पूछते रहिए, आपको और जानना है साइंटिफिक लोगों के बारे में और आई होप कि हमने आपके सारे सवालों के जवाब अच्छी तरह से दिए हैं। ऐसे ही सवाल लेके आप आते रहिए। सर आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। धन्यवाद।